4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण के अब तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अब ये बनाते चौथा वीडियो। पीछे की 3 वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चौथे वीडियो में आपको पढ़ना है किसके बारे में, दंड आलेख, बार ग्राफ। क्या आपने टीवी या समाचार पत्र में इस प्रकार के आलेख देखे हैं? ये इस प्रकार के भी, ये वाले आलेख, ये चित्रालेखों की तरह ही दंड आलेख भी हमें उच्चतम मान, विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने इत्यादि जैसी सूचनाओं को तुरंत समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता करते हैं। यद्यपि जब आंकड़ों की मात्रा अधिक होती है, जब आंकड़े ज़्यादा हो जाएं, तब उन्हें चित्रालेख द्वारा प्रस्तुत करने में न केवल समय अधिक लगता है बल्कि कभी कभी कठिन भी हो जाता है। यानी कि जब आंकड़े ज़्यादा हों उस टाइम पर अगर आप चित्रालेख बनाएं तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा और जो बात कहना चाहता है उसको समझना भी कठिन हो जाएगा। आइए देखें किस प्रकार इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दिखाया कि लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं वे बढ़ती जा रही हैं। तो दंड आलेख इस ढंग से बनाया गया जिसमें कलर दिखा रखे हैं। ये आपका उभयचर है, स्तनधारियों के लिए, सरीसृप के लिए, मोलस्क के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़े, मछली या अन्य, इनके लिए दिखा रखे सारे। ये तो 2007 में, 10 में, 13 में, 16 में, 19 में और 22 में से दिखा रखा है। ये दंड आलेख आपका ऐसे है, दंड आलेख इस ढंग से है। उसके बाद ये जो आपने पहले बनाई थी टेबल, क्या इस पहले वाले टेबल का क्या है वो आगे दिखा रखा, देखिए क्या है इसमें। उसने इन्हीं दंड आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रस्तुत किया, इन आंकड़ों को। आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं, जो लखनपाल ने पीछे में देखा था संग्रहित किए हैं, जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित है। तो उसका दंड आलेख कुछ इस ढंग से बनाया, देखिए ये बनाया है। यहाँ क्या कर रखा है, देखिए 1 इकाई लंबाई के लिए 1 विद्यार्थी, यानी ये 1 विद्यार्थी, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखा रखे हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट जो क्लास है, पहली कक्षा, उसके अंदर आपके अनुपस्थित विद्यार्थी कितने, 3 हैं, सेकंड के 5 हैं, थर्ड के कितने हैं, 4 हैं, फोर्थ के 2 हैं, फिफ्थ के अंदर कोई भी एब्सेंट नहीं था, सिक्स्थ में 1 है। तो इससे आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं, उसको समझना भी आसान है। यदि विद्यार्थियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो उन्हें समदूरस्थ अक्षैतिज रेखाओं के बारे में टीचर के लिए बता रखा है कि इनके अंदर जो अक्षैतिज, ये होती है आपकी अक्षैतिज रेखा, और इस तरह से क्या हो जाएंगे आपके ऊर्ध्वाधर क्या बना रखे हैं, आपके दंड आलेख बना रखे हैं। तो इनके देखिए जो गैप जो है ना बीच में, जो दूरी है बीच में, वो सब में क्या है, बराबर है, बीच की दूरी बराबर है। इसकी बात करेंगे ना तो देखिए इसकी दूरी छोड़ के कहीं यहीं बनता, अगर होता तो यहाँ कहीं बनता, तो उसका गैप हो गया, सबका गैप बीच में बराबर है। और दंड आलेख की चौड़ाई अगर देखें, चौड़ाई भी सबकी क्या है, बराबर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दंड आलेख का उपयोग करते हुए दीजिए। अब इस दंड आलेख के देख के आपने प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न क्या है, कक्षा 2 में उस दिन डैश विद्यार्थी अनुपस्थित थे। कक्षा 2 में कितने अनुपस्थित थे भी, 5। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ क्या जाएगा, 5 विद्यार्थी क्या थे आपके अनुपस्थित थे, 5। फिर नेक्स्ट क्या है, किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे, सबसे ज़्यादा अनुपस्थित किस कक्षा में है, इसमें है 8वीं कक्षा आपकी, ये वाली। इसमें कितने हैं, 7 हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 8th क्लास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सी कक्षा आपकी, 8th क्लास हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी, किस कक्षा में सभी बच्चे आए हुए थे। तो किस में आए थे आपके वो, 5th क्लास में, क्योंकि यहाँ एब्सेंट कोई है ही नहीं, कोई अनुपस्थित है ही नहीं। तो कक्षा कौन सी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। कौन सी उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी, तो 5 कर देंगे आप यहाँ पे, ये 5, 5वीं कक्षा। कौन सी कक्षा आपकी, 5वीं, और ये आपकी क्या है, 8वीं। उसके बाद देखिए क्या है, दंड आलेखों को बनाते समय समान चौड़ाई के दंड जिनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए,
अक्षैतिज रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में खींचे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप दंड आलेख ऐसे ही खींचें, आप दंड आलेख ऐसे भी बना सकते हैं, इस दिशा में ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी दंड आलेख बना सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो, या ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक दंड की लंबाई या ऊंचाई दी गई संख्या को दर्शाती है, उसकी लंबाई या ऊंचाई जो है उस संख्या को दिखाएगी। जैसा कि हमने चित्रालेखों में देखा था, बारंबारताएं बड़े होने पर एक पैमाना या कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। कोई पैमाना बना सकते हैं आप, जैसे भाई 1 इकाई आप 10 की बना लीजिए, 1 इकाई आप 20 की बना लीजिए, या 1 इकाई आप 5 की बनाएं, ज़रूरत के हिसाब से। आगे जब करेंगे तो पता चल जाएगा। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्र किए गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें। सुबह 6 से 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है। लंबाई 1 इकाई किसको दर्शा रही है? 100 वाहनों को दर्शा रही है। भी 1 इकाई में 100 वाहन है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 इकाई किसको दिखा रही है? 100 को। देखिए 1 इकाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? 100। फिर कितने हो गए? 200। यानी 1 इकाई कितने को दर्शा रही है? यहाँ पे 100 को दर्शा रही है। तो इसको अगर देखें यहाँ, अगर आप इसको चेक करेंगे इस दंड आलेख को, तो देखिए यहाँ क्या है, 6 से 7 कितना बनेगा? 100 और 200 के बीच में कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर आपका 7 से 8 से फिर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। यहाँ मिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। फिर 8 से 9 पे कितना बन जाएगा आपका? ये 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। फिर 9 से 10 पे आपका हो जाएगा ये किसकी सीध में जा रहा है? ये 800 की सीध में, तो कितना हो जाएगा? 800। फिर उसके बाद 10 से 11 की बात करें, 10 से 11 तो ये किसकी सीध में जा रहा है आपका? 700 की सीध में, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 700 कर देंगे। और 11 से 12 ये आपका जा रहा है मेरे ख्याल से 600 के ऊपर जा रहा है, तो इसका आप कितना कर देंगे? 600 कर देंगे, ये हो जाएगा 600। लिख दिया मैंने। आगे चलिए क्या है, हम देख सकते हैं कि इस चौराहे पर अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड द्वारा दर्शाया गया है। अधिकतम यातायात कौन सा दंड है? ये है, जिसमें सबसे अधिकतम कितना है? 1200। इसको सबसे लंबा दंड इसके लिए बनाया गया है, जिसका समय अंतर 7 से 8 यानी 7 से 8 बजे का है। ये वाला दंडालेख दर्शाता है कि इस समय चौराहे से होकर 1200 वाहन गए। दूसरा लंबा दंड प्रातः 8 से 9 के लिए है। दूसरा बड़ा क्या उनसा आपका 8 से 9 के लिए, इसमें 1000 हैं, 8 से 9 के लिए है। इस दौरान चौराहे से होकर 1000 वाहन गए। इसी प्रकार न्यूनतम यातायात सबसे छोटे दंड द्वारा दर्शाया गया है। न्यूनतम कौन सा है आपका? 6 से 7, जिसमें 150 है। इस दौरान केवल लगभग 150 वाहन इस चौराहे से गुजर कर गए हैं। दूसरा छोटा दंड आलेख, दूसरे नंबर पे छोटा, प्रातः 11 से 12 का है। 11 से 12 उसमें कितने गए? 600 गए हैं। 11 से 12 का है, 600 वाहन गुजरे हैं। 2 घंटों के अंतराल प्रातः 8 से 10 इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या 8 से 10 की अगर बात करें, देखिए 8 से 10 तो कौन सा हो जाएगा? 8 से 10 ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 8 से 10 का। तो क्या हो जाएगा आपके? 800 ये हैं और 1000 ये, तो कितने हो जाएंगे? 1800 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 800, 1800 वाहन हैं जो इस दंड आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। ये तो हमने इस दंड आलेख को देख के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात कर ली है। अब इसको देखते हुए क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं आपको। इसको देखते हुए क्वेश्चन के आंसर आपने बताने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रातः 6 और 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे? 6 से 12 जिसका मतलब क्या हो जाएगा? सारे के सारे हो जाएंगे। 6 से 12 के बीच कितने वाहन गुजरे, तो अपने सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो 6 से 12 में कितने वाहन गुजरे देखिए, भी इनको जोड़ कर लीजिए, ये बनेगा ना 6 से लेकर 12 तक, तो सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे क्या करेंगे? देखिए 1200, फिर 1000, फिर हैं आपके 800, फिर आपके हैं 700, 600 और नीचे 150 हो रहेगा भी 150। तो 0, 5, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23 और 1 24। हासिल कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 4। जोड़ देख लेना, कोई गलती होगी तो 4450 वाहन हो जाएंगे। 12 और 10 22 और 8 30 और 7 37 और 6 42
12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 37 और 43, ठीक है, इतना बनेगा 4450। तो यहाँ कितना लिख देंगे आप, कुल कितने वाहन गए हैं अभी, 4450। अगला, आपके विचार से प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे के बीच अन्य घंटे में इतना कम यातायात क्यों रहा। आपके विचार से प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे के दौरान के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात, यानी कि 6 से 7 के दौरान ही यातायात कम क्यों रहा। वैसे अगर देखेंगे 6 से 7 के दौरान क्या होता है, ज़्यादातर लोग या तो सो रहे होते हैं या फिर उठ के पैदल कहीं मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होते हैं, क्योंकि इस समय ना कोई स्कूल का टाइम होता है ना आपका कोई जो है ऑफिस का टाइम होता है, इसलिए इस दौरान साधनों की संख्या, वाहनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो लिख दिया इसका आंसर मैंने, देखिए, क्योंकि व्यवसाय, स्कूल, कार्यालय इस समय यानी कि 6 से 7 शुरू नहीं होते हैं। इस समय लोग अपने घर में होते, ज़्यादातर लोग इस समय क्या होते हैं, अपने घर में होते हैं। ना तो 6 से 7 के दौरान कोई इंडस्ट्रियल या कार्यालय में जाने वाले या स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हों वो नहीं जा रहे होते हैं, इसलिए इस समय वाहन क्या होते हैं, कम होते हैं आपके। तीसरा, आपके विचार से प्रातः 7 से 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों है। अगर इस बार ग्राफ को देखें तो सबसे ज़्यादा यातायात कब आपका, 7 से 8, तो इस समय ही ज़्यादा क्यों है। तो इसका आंसर लगभग वही होगा जो दूसरे प्रश्न का आंसर है। क्यों, क्योंकि 7 से 8 के बीच ज़्यादातर लोग जो है अपने कार्यालय के लिए या स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। इस समय बहुत से लोग इस समय ऊपर वाला आंसर आएगा, बहुत से लोग अपने व्यवसाय या कार्यालय या फिर स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, आपके विचार से 8 बजे के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पर लोग अपने फिर जहाँ जिसको जाना होता है वो पहुँच गया होता है। व्यवसाय वाला अपने काम भी पहुँच गया होता है, कार्यालय वाला अपने ऑफिस में पहुँच जाएगा, स्कूल में जाने वाले बच्चे अपने स्कूल में पहुँच गए होते हैं। तो इस समय क्या करते हैं, क्योंकि इस समय जो भी यात्री हैं वो अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। इस समय यात्री, वाहन में यात्री हुए ना, इस समय यात्री अपने गंतव्य, डेस्टिनेशन, गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। वहाँ क्या हो जाएंगे, आपके पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद एक उदाहरण और दे रखा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ आंकड़े देखिए कैसे दे रखे हैं। ये 36 है, एक साइड में क्या दे रखा है आपका, भारत की जनसंख्या किसमें, करोड़ में, यानी से 1951 में कितना आपका 36 करोड़ है, 1961 में 44 करोड़ है, 1971 में 54 करोड़ है, 1981 में 68 है, 1991 यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मिला के रखा है, इसको मैच करेंगे, और फिर 2001 में कितनी 102 करोड़ है। तो एक ही चित्र दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। उपरोक्त दंड आलेख 50 वर्षों के अंतराल में प्रत्येक दशक यानी हर एक 10 साल में भारत की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। प्रदर्शित की गई संख्या करोड़ों में है, यानी लिखा है, देखिए करोड़ में, यानी 36 का मतलब 36 करोड़, 44 का मतलब 44 करोड़, करोड़ों में है। यदि आपको एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए एक इकाई लेनी पड़े तब दंड बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो जैसे क्या करोगे फिर, और 36 करोड़ दंड थोड़े ही बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर दिया, ये बना दिया आंकड़े। एक इकाई कितने की होगी आपकी, 10 करोड़ की है। एक इकाई कितने की है, 10 करोड़ की। बीच में इसके भाग करके जैसे 30 से 40 के बीच में 10 भाग कर लेंगे और फिर उसको मिला लेंगे। जैसे इसको अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो वहाँ बड़ा ईजी बनेगा, उस समझ में भी आएगा ग्राफ पेपर पर अगर बनाएंगे तो। अतः हमने एक इकाई का पैमाना 10 करोड़ ले लिया है। यह दंड आरेख उक्त चित्र में प्रदर्शित है। अतः 5 इकाई का दंड का मतलब क्या है, 50 करोड़, 5 इकाई का मतलब, और 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 80 करोड़ को प्रदर्शित कर रहा है।
इस दंड आलेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? इसके आधार पर देखिए, इसके आधार पर आपके कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। देखिए क्या कहेंगे, किस वर्ष में भारतवर्ष की जनसंख्या न्यूनतम थी? 1951 कह देंगे। किस वर्ष में भारत की जनसंख्या अधिकतम थी? 2001 कह देंगे। फिर यह कह दें कि बताइए 1991 के अंदर जनसंख्या कितनी थी? 84 करोड़ बता देंगे। 1971 में जनसंख्या कितनी थी? 54 करोड़ बता देंगे। ऐसे पूछ सकता है कि 1971 से लेकर 1981 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो ये में से घटा दें, कितना हो जाएगा? 14 करोड़ हो जाएगा। और पूछे कि 1951 से लेकर 2001 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो घटा करके बता देंगे। तो इस ढंग से आप इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई और प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 50 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 50 वर्षों में कितनी वृद्धि भी, शुरू में कितनी है? 102 करोड़ है। 1951 से लेकर 2001 तक की बात करेंगे ना, तो पहले पार्ट का तो क्या होगा, वृद्धि कितनी होगी? आप 102 में से क्या कर दीजिए? 36 घटा दीजिए। तो 12 में से 6 गए 6 और 9 में से 3 गए 6, तो कितनी वृद्धि हुई? 96 करोड़ की वृद्धि हो गई भी। कितनी वृद्धि हो गई है? 96 करोड़ की वृद्धि होगी इसके अंदर। 96 करोड़, यहाँ लिख देता हूँ, 96 करोड़ की वृद्धि हो गई, क्योंकि ये 50 वर्ष 1951 से 2001 तक कितने बनेंगे? 50 वर्ष बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद अगला पूछा, क्या पूछा है, प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? हर एक दशक यानी कि 10 साल के बाद। तो यहाँ देखेंगे, देखिए 1951 से 1961 तक कितनी वृद्धि हो गई? 8 करोड़ की। फिर आपका 1961 से 1971 तक कितनी वृद्धि हो गई है? 10 करोड़ की। घटा लेंगे, 54 में से 44 गए 10। फिर क्या करेंगे, 1971 से 1981 में कितनी वृद्धि हुई भाई? 14 करोड़ की हो जाएगी। 58 में से 14 घटा लेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे आप 1981 से 1991 में कितनी वृद्धि हुई? तो 14 में से 8 गए 6 और कितनी हो जाएगी आपकी? 16 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद 1991 से 2001 में कितनी वृद्धि हुई भाई? तो 102 में से 84 घटा लीजिए। 102 ये इनमें कितनी वृद्धि हुई? 102 में से 84 घटाएंगे, 12 में से 4 गए 8 और 9 में से 8 गया 1, कितनी हो जाएगी? 18 करोड़ की वृद्धि। यानी कि पहला दशक में 8 करोड़ की वृद्धि, पहले दशक में 8 करोड़ की, दूसरे दशक में 10 करोड़ की, तीसरे में 14 की, चौथे में 16 की और 18 की। तो लगातार वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि का डिफरेंस वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी वृद्धि लगातार बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्या है, दंड आलेख खींचना, इसको हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।